Hi guys, welcome to EduTap. So if I talk about EPFO examination, both APFC and EO and AO examination, so वहाँ पे IR वाला जो component है वो बहुत important हो जाता है. And why this is so? Because this component has been specifically designed for these examination. That makes this component very important and special as well. So in IR वाले component में theories का जो coverage है, theories का जो weightage है वो बहुत ज़्यादा है. अगर आप previous year paper refer करेंगे तो वहाँ पे you will get to know कि जो theories है काफी important role play करती हैं इस component में. So इसीलिए हम आज इस सेशन में कुछ 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ भी चुकी हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी फिर से आने की है इस साल के एग्जामिनेशन में. सो वी विल बी डिस्कसिंग 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर. ठीक है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है क्योंकि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है कि वो इस साल के एग्जाम में पूछी जाएंगी. और गाइस जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर करने हैं, नॉट ओनली फॉर ईपीएफओ एग्जामिनेशन, व्हाटएवर एग्जामिनेशन यू आर अपीयरिंग फॉर, आपको उन सारे ही एग्जामिनेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर रेफर करने, राइट. सो इसीलिए गाइस हमने EduTap में ये गाइड बुक लॉन्च की है विच कंटेन्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बोथ एपीएफसी एज वेल एज ईओ एंड एओ एग्जाम की, राइट. तो अगर हम बात करें एपीएफसी एग्जाम की तो 2002 से 2015 तक जितने भी एग्जाम्स हुए एपीएफसी के उनके सारे क्वेश्चंस अलोंग विद डिटेल्ड सॉल्यूशन. और अगर हम बात करें ईओ एंड एओ एग्जाम की जो दो एग्जाम हुए 2017 में और 2021 में, उनके सारे क्वेश्चंस अलोंग विद डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है आपके पास, राइट. तो ये जो बुक है, ये जो गाइड बुक है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं by going to the link given in the description box below. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज. सो गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं लेबर वेलफेयर थ्योरीज और इन लेबर वेलफेयर थ्योरीज में हम 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान देनी है कि अगर हम बात करें लेबर वेलफेयर थ्योरीज की तो इनका जो आउटपुट है वो सेम है, राइट. What do I mean by आउटपुट सेम है? तो यहाँ पे आउटपुट सेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे सारे ही केसेस में मैनेजमेंट जो है वो लेबर वेलफेयर के स्टेप्स ले रहा है, लेबर वेलफेयर के इनिशिएटिव्स ले रहा है, राइट. बट इनका जो मोटिवेटिंग फैक्टर है लेने का वो सारी ही थ्योरीज में डिफरेंट है. ठीक है, क्या मतलब इस चीज का वो हम समझेंगे जब हम सारी थ्योरी सेपरेटली कवर कर रहे होंगे, राइट. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोलिसिंग थ्योरी. सो व्हाट डू आई मीन बाय पोलिसिंग थ्योरी गाइस? सो पुलिसिंग थ्योरीज में यू नो वेरी वेल कि सारे ही थ्योरीज में अगर हम बात करें लेबर वेलफेयर की, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट की, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे 2 मेजर प्लेयर जो होते हैं वो कौन होता है? एक मैनेजमेंट होता है और एक होता है हमारा वर्किंग क्लास जो वहां के लेबर होते हैं, राइट. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पुलिसिंग थ्योरी क्या होता है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट क्लास होती है वो क्या सोचती है कि वी टेक वेलफेयर एक्टिविटीज इन फियर ऑफ कंप्लायंस. ठीक है, बेसिकली इनका जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हम ये हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम इन्हें पे कर रहे हैं, इसके अलावा हमें कोई भी लेबर वेलफेयर एक्टिविटी नहीं करनी है, राइट. और हमें कम से कम पे पर ज्यादा से ज्यादा काम लेना है, ये माइंडसेट होता है मैनेजमेंट का, राइट. तो यहाँ पे पोलिसिंग थ्योरी क्या बोलती है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट स्टेप लेगी लेबर वेलफेयर एक्टिविटी के रिगार्डिंग, लेबर वेलफेयर के रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी इनिशिएटिव्स होंगे वो किस लिए होंगे? क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट को डर है फियर ऑफ कंप्लायंस का. ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कुछ लॉ दे दिए, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कुछ रूल्स बना दिए हैं जिसको कंप्लाई करना मैंडेटरी हो चुका है और मैनेजमेंट अगर उसको कंप्लाई नहीं करती है तो उस केस में पेनल्टी इंपोज की जाएगी, राइट. तो यहाँ पे जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो क्या है? फियर ऑफ कंप्लायंस है. फियर ऑफ कंप्लायंस की चलते ही यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो लेबर वेलफेयर जो एक्टिविटीज है वो हो रही है, राइट. तो अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, सो मैनेजमेंट ओवरलुक्स एंड निग्लेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड इवन एक्सप्लॉइट्स वर्कर फॉर देयर ओन एडवांटेज. ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो भी डिमांड्स है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वर्कर्स की, उन्हें ओवरलुक किया जाता है, उन्हें निग्लेक्ट किया जाता है बाय द मैनेजमेंट, राइट. सो द स्टेट मस्ट इनैक्ट लेजिस्लेशन दैट वुड कोर्स एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड फॉर वर्कर्स वेलफेयर इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम वेजेस, हेल्थ केयर, गुड वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा, राइट. सो आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है पोलिसिंग थ्योरी में वो क्या होता है? फियर ऑफ कंप्लायंस होता है, राइट. नेक्स्ट थ्योरी इज पैटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी. ठीक है, क्या बोलती है थ्योरी गाइस? अगेन सेम ही पार्टी रहती है यहाँ पे, मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर. ठीक है, बट यहाँ पर जो मैनेजमेंट का मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है कि आई प्रोवाइड वेलफेयर टू माय वर्कर्स बिकॉज आई एम देयर गार्जियन. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि वो खुद को समझते हैं कि हम उस पोजीशन पर हैं, हम गार्डियन हैं वहां पर, जो भी हमारे यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो एज अ गार्डियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटी कंडक्ट करें, वेलफेयर स्टेप्स ले, राइट. सो ये मेंटालिटी होती है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर होता है यहाँ पर कि ये यहाँ पर इनके गार्जियन है, राइट. सो दिस इज द मोटिवेटिंग फैक्टर. अल्टीमेटली आउटकम इसका भी सेम है. क्या है आउटकम? कि यहाँ पे लेबर वेलफेयर किया जाएगा, राइट. ये आउटकम सेम है इसका, बट मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो खुद को गार्डियन समझ रहे हैं. पिछली वाली थ्योरी में क्या था? फियर ऑफ कंप्लायंस मोटिवेटिंग फैक्टर था, राइट. आई होप यू आर गेटिंग इट.
सो अगर हम बात करें इस थ्योरी के बारे में, सो दिस थ्योरी इज पैटर्नलिस्टिक इन अप्रोच एंड प्रपोजेस दैट द ओनर ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज द गार्जियन और फादर ऑफ ऑल द वर्कर्स, राइट। यहाँ पे खुद को पिता मान रहे हैं, खुद को गार्डियन मान रहे हैं, जो लोग भी वहां पे जो भी वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट खुद को मानती है कि हम इन सबके फादर हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनके लिए वेलफेयर एक्टिविटी करें, राइट। सो द एम्प्लॉयर ओन्स द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स विच ही यूजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स एंड सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहाँ पे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग कर दिया जाता है और उसके बाद उस हिस्से से इनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं बाय द मैनेजमेंट और कुछ हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, राइट। ये सारे के सारे ही जो पार्ट हैं वो किसके हैं, पैटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी के हैं, राइट। द एम्प्लॉयर मस्ट टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की एम्प्लॉयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग भी वहां पे काम कर रहे हैं उनका टेक केयर करना, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। एंड ऑल्सो महात्मा गांधी स्ट्रांगली बिलीव्स इन द ट्रस्टीशिप थ्योरी, ठीक है। ये महात्मा गांधी बहुत ज्यादा बिलीव करते थे कि जो भी मैनेजमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। सो दिस वॉज द स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ महात्मा गांधी, राइट। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। आपको सिंपली ऐसे नहीं पूछ लिया जाएगा कि किस थ्योरी में ऐसा मेंटेलिटी होती है मैनेजमेंट की कि हम उनके गार्जियन हैं, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वेलफेयर स्टेप लेने की। ऐसे बहुत कम चांसेस हैं ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के। अगर आपने यहाँ पे क्रक्स समझ लिया तो वहां पे क्वेश्चन इनडायरेक्ट फॉर्म में ही आएगा, राइट। तो आपको इसे टैकल करना है, तो आपको यहाँ पे चीजें याद नहीं करनी, रादर आपको इसका क्रक्स समझना है, ठीक है। किसी भी थ्योरी का अगर आपने क्रक्स समझ लिया तो वहां पर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में कि आप उस चीज को टैकल कर पाएंगे। अभी हम इसके बाद, अब इन थ्योरीज के बाद हम 5 एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जहां पर हम देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। ये पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। सो दिस वाज अबाउट द पैटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी। देन नेक्स्ट इज प्लैकेटिंग थ्योरी, ठीक है। प्लैकेटिंग थ्योरी क्या बोलती है लेबर वेलफेयर की, अगेन 2 क्लासेस, मैनेजमेंट एंड द लेबर क्लास, राइट। यहां पे जो लेबर क्लास होती है दे आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, ठीक है। उन्हें पता होता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारे अधिकार क्या है, बहुत अच्छी तरीके से अवेयर रहते हैं उन सारी चीजों के लिए, राइट। सो वी शुड प्रेशराइज एम्प्लॉयर्स फॉर हायर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। व्हाई दिस इज सो, बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, ठीक है। यहां पे वो अवेयर है, तो यहां पे जो वर्किंग क्लास है वो बोलती है कि हमें प्रेशर बनाना चाहिए वर्किंग मैनेजमेंट क्लास के ऊपर फॉर हायर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, राइट, वहां पे किसी भी तरीके का क्योस को रोकने के लिए यहाँ पे जो स्टेप लिया जाता है मैनेजमेंट द्वारा, तो उसका जो आउटकम होता है वो होता है लेबर वेलफेयर, राइट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोलता है, वी टेक वेलफेयर एक्टिविटीज टू अपीज वर्कर्स टू ऑब्टेन इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल पीस को ऑब्टेन करने के लिए, इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए यहाँ पर वेलफेयर एक्टिविटीज को लिया जाता है बाय द मैनेजमेंट, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग इट कि यहाँ पे जो सबका आउटकम है, सारी थ्योरीज का आउटकम इज सेम, एंड व्हाट इज द आउटकम, दैट इज लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज, ठीक है। वो मैनेजमेंट द्वारा ली जाएंगी, बट मोटिवेटिंग फैक्टर सारी ही थ्योरीज में अलग है। यहाँ पर मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, ऑब्टेन इंडस्ट्रियल पीस। व्हाई दिस इज सो, बिकॉज लेबर जो है वो अच्छी तरीके से अवेयर है खुद के राइट्स के बारे में। दे नो वेरी वेल कि वी कैन प्रेशराइज द मैनेजमेंट फॉर इंक्रीजिंग अवर वेजेस एंड ऑल्सो फॉर द वर्किंग कंडीशंस। सो टू अवॉइड दिस, मैनेजमेंट यहाँ पे अंडरटेक करता है लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज विच इज हेल्पफुल टू ऑब्टेन इंडस्ट्रियल पीस, right? I hope you are getting it. So here you can read here the Placating theory believes that as workers are becoming more aware of their rights, they are adopting a militant attitude to pressurize employees for higher wages and improved working conditions, right? In such a situations, undertaking welfare measures can appease workers and peaceful industrial relations can be attained. यहाँ पर मैनेजमेंट जानता है कि अगर हमने यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज ले ली तो ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती है, क्योस नहीं फैलेगा और काफी इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा, राइट गाइस। सो आई होप यू आर गेटिंग इट कि किस तरीके से मोटिवेटिंग फैक्टर सब में अलग है बट आउटकम सारी थ्योरीज का सेम ही है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट थ्योरी है पब्लिक रिलेशंस थ्योरी, राइट। पब्लिक रिलेशंस थ्योरी अगेन सेम क्लासेस थी यहाँ पर, मैनेजमेंट और वर्किंग क्लास। तो यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस थ्योरी में क्या होता है, वी टेक वेलफेयर एक्टिविटीज टू इंप्रूव अवर गुडविल, ठीक है। ये मैनेजमेंट जो है किस लिए करता है यहाँ पर, मैनेजमेंट इसलिए यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट की जो गुडविल है वो बनी रहे मार्केट में। अच्छी गुडविल होने से क्या होता है गाइस, फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम बात करें टाटा ग्रुप की, राइट, तो टाटा ग्रुप की गुडविल बहुत अच्छी, तो उसके प्रोडक्ट हम आंख बंद कर भी ट्रस्ट करते हैं, राइट। हम एकदम कंप्लीट ट्रस्ट वर्दी, अगर आपने बोला कि ये चीज टाटा से बिलोंग करती है तो हमारा एक बाय डिफॉल्ट एक ट्रस्ट बन जाता है। क्यों, क्योंकि काफी अच्छी गुडविल है उसकी मार्केट में, राइट। तो इसी तरीके से अच्छी गुडविल होने से बिजनेस को हमेशा ही फायदा होता है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, इस चीज को अटेन करने के लिए बेसिकली वेलफेयर एक्टिविटीज मैनेजमेंट द्वारा की जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो है इंप्रूव अवर गुडविल, अपनी गुडविल को, अपनी रेपुटेशन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे जो वेलफेयर एक्टिविटीज की जाती हैं
So that falls under the public relations theory, right? Outcome again, outcome is the same कि यहाँ पे labor welfare activities हो रही हैं, but motivating factor is to improve the goodwill of an organization or the establishment, right, guys? So here you can read when labor welfare measures of an undertaking are publicized, they create goodwill in the society, and also sales and profits of such an establishment may go up, right? I have given the example of Tata Group कि वहाँ पे उनकी goodwill अच्छी है, तो वहाँ पे जो sales से profits है वो definitely ऊपर जाते हैं. Thus it gives two-way benefits to employers, increased profits and better industrial relations. This theory may be said to be based on the basis of utilitarian approach. ठीक है, तो इस अप्रोच में चलते पब्लिक रिलेशंस थ्योरी के चलते यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट भी बढ़ते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो काफी अच्छे रहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप पहले से आपने एडवांस में लेबर वेलफेयर की एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेबर वेलफेयर के स्टेप्स आप ले रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्किंग क्लास के पार्ट पर जो भी केओस होना है वो नहीं होगा, राइट? तो इंडस्ट्रियल पीस भी मेंटेन रहेगी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छा रहेगा और ऑल्सो यहाँ पे प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ेंगे यहाँ पे किसी भी स्टैब्लिशमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के, राइट गाइस? देन द लास्ट इज रिलीजियस थ्योरी. ठीक है, रिलीजियस थ्योरी अगेन यहाँ पे आउटकम सेम ही रहेगा. क्या आउटकम रहेगा कि यहाँ पे जो लेबर एक्टिविटीज हैं, लेबर वेलफेयर की एक्टिविटीज हैं, वो यहाँ पे ली जा रही हैं बाय द मैनेजमेंट, बट यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? मोटिवेटिव फैक्टर है यहाँ पे कर्म, राइट? वी टेक वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर रिलीजियस सेंटिमेंट्स बिलीविंग इन द कंसेप्ट ऑफ अ कर्म. ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कर्म जो है वो मोटिवेटिंग फैक्टर है. यहाँ पे मैनेजमेंट सोचता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म करने से हमें जो उसका जो रिटर्न मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे कर्म की फिलॉसफी जो है वो एक यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर होती है मैनेजमेंट के लिए. सो हियर यू कैन रीड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट डूइंग गुड डीड्स इज एन इन्वेस्टमेंट एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन्वेस्टिंग इन लेबर वेलफेयर इज अ गुड डीड that would reap fruits in the future, right? Providing benefits to workers in the form of canteens, health benefits, creche, etc. can also help in the atonement of sins. ठीक है, तो जो भी यहाँ पे गलतियां हुई, अगर अच्छे कर्म कर रही है यहाँ पे मैनेजमेंट, और अच्छे कर्म क्या होंगे, जो भी यहाँ पे आप बेसिकली आपके जो यहाँ पे लेबर क्लास जो काम कर रही है उनको अच्छी बेनिफिट, उनको फैसिलिटी दे सके, उनके वेलफेयर के लिए कुछ स्टेप ले सके, तो वो एक अच्छे कर्म हो गए, राइट? मैनेजमेंट के पार्ट पर. तो अगर ये अच्छे कर्म अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसका जो फ्रूट है वो भी अच्छा होगा. एंड व्हाट इज द फ्रूट कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पर, राइट? सो दीज ऑल आर द फ्रूट्स और रिटर्न वी कैन से, राइट? तो अगेन आउटकम इज सेम, बट यहाँ पे जो फिलॉसफी है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट का जो मोटिवेटिंग फैक्टर है इस स्टेप को करने के लिए, बेसिकली वो है द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, राइट? आई होप यू आर गेटिंग इट. तो ये 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं गाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम इनके एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं, राइट? तो ये 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि पिछले कुछ सालों में एपीएफसी और ईओ एंड एओ के एग्जामिनेशन में पूछी भी जा चुकी है. तो आपको बेसिकली यही समझना है कि इनका क्रक्स क्या है. सिंपल मीनिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? सिंपल आपको कोई भी स्टेटमेंट ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देंगे ताकि आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकें, ऐसा कुछ नहीं होगा. चीजों को ट्वीक करके दिया जाएगा ताकि आपको डिफिकल्टी हो समझने की. बट अगेन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको क्रक्स पता है किसी भी थ्योरी का, सो यू विल बी एबल टू टैकल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? तो गाइस अभी भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं स्टार्ट की है. ये जो बीच में है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि लगभग 20-25 दिन ही बचे हुए, राइट? तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो गाइस हमने उनके लिए यहाँ पे लाइव रैपिड रिवीजन बैच जो है वो लॉन्च किया है. यहाँ पे 3 वीक्स का शेड्यूल रहेगा गाइस, और आपको 100 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी. काफी अच्छी यहाँ पे एक क्वालिटी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे. एंड उसके लिए गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे. पूरा सिलेबस नहीं कवर करेंगे गाइस, राइट? क्या कवर करेंगे? जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे चीजें कवर करना है कि आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन क्लियर करना है, ये आपकी मन में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आने की, वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे. 100 आवर्स की लाइव क्लासेस रहेंगी, 3 वीक्स का शेड्यूल रहेगा गाइस, और ये बहुत ही जल्द चालू होने वाले गाइस. इसके लिए अभी हम एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं बच्चों के लिए, 80% ऑफ जिसमें रहेगा. उसके लिए आपको कोड यूज करना होगा, दैट इज यूपीएससी 80. ठीक है, आपको यूपीएससी 80 का कोड यूज करना होगा, सो दैट यू कैन अवेल फ्लैट 80% ऑफ ऑन लाइव रैपिड रिवीजन बैच, राइट? इसके बारे में जो कुछ भी जानना है गाइस, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यू कैन चेक द लिंक एंड यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट, राइट गाइस? तो हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, जो क्विज हमें यहाँ पे डिस्कस करने, राइट? सो हियर यू कैन सी, लेट डिस्कस द क्विज, राइट? अब आपको यहाँ पे बताना है कि विच थ्योरी आर वी डिस्कसिंग, राइट? सो द assumption that man is selfish and self-centered and always tries to achieve his own ends even at the cost of others explains which theory of labor welfare. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि इन्हीं थ्योरीज में से आ चुका है. सो यू हैव टू टेल, ठीक है? यहाँ पे आपको पता है ऐसा कोई स्टेटमेंट हमने डिस्कस नहीं किया, बट अगर आप इस स्टेटमेंट के मीनिंग को समझेंगे, सो हमने जरूर डिस्कस किया ऐसी थ्योरी, राइट? सो विच थ्योरी इज दिस?
That is the police theory, right? Police theory के बारे में बात हो रही है. Read the statement once again. The assumption that man is selfish and self-centered and always tries to achieve his own ends even at the cost of others. ठीक है, ये मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हमेशा क्या चाहता है कि खुद का प्रॉफिटेबिलिटी बने रहे, सेल्फिश होता है, वो सोचते हैं कि हमारा कम वेजेस में ज्यादा से ज्यादा हम काम ले सके लेबर क्लास से, राइट? सो दिस इज द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट. तो इसी फिलोसफी को दर्शाती कौन सी? पुलिसिंग थ्योरी. पुलिसिंग थ्योरी में क्या होता है? बेसिकली यही बताया गया था, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो यहाँ पे बेसिकली जो थॉट प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, राइट, वो यही होता है कि कम से कम पे में ज्यादा काम लिया जा सके. तो इस चीज को रोकने के लिए स्टेट को एक एक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एक्सेट्रा, राइट? सो ये यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, दैट इज पोलिसिंग थ्योरी. गाइस, यही आपको समझना है, आपको किसी भी थ्योरी का क्रक्स समझना है. एंड वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्रक्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दीस थ्योरीज, राइट? सेकंड क्वेश्चन इज द फैक्टर एंड इंडस्ट्रियल वर्कप्लेसेस प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ कैपिटल टू एक्सप्लॉइट वर्कर्स इन एन अनफेयर मैनर. दिस कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू इज द फिलोसफी ऑफ विच थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर. ठीक है गाइस, अगर आप इसको पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट को तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे. सो द राइट आंसर इज अगेन डी, दैट इज पोलिसिंग थ्योरी. ठीक है, अगेन पोलिसिंग थ्योरी के बारे में बात हो रही है. तो आप देख सकते हैं एक ही थ्योरी को किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू नो द क्रक्स, राइट, अगर आपको उस थ्योरी का आइडिया मालूम, उस थ्योरी का क्रक्स मालूम है, तो यहां पे आप कुछ भी किसी भी फॉर्म में स्टेटमेंट आ जाए आप उसको इजीली रिजॉल्व कर ही लेंगे, राइट? तो अगर आप इसको पढ़ेंगे गाइस तो ये सेम पोलिसिंग थ्योरी के बारे में ही बात हो रही है. व्हाई दिस इज सो कि यहां पे बोला जा रहा है फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल वर्कप्लेसेस प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर ओनर्स एंड मैनेजर्स. ठीक है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती है ओनर्स एंड मैनेजर्स के पास टू एक्सप्लॉइट वर्कर्स इन एन अनफेयर मैनर. ठीक है, पता जैसे हमने डिस्कस किया था पोलिसिंग थ्योरी में. एंड दिस कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू. हाउ दिस इज सो कि यहां पे गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज वगैरह बनाने पड़ेंगे, राइट? सो दिस इज द पोलिसिंग थ्योरी. आई होप यू आर गेटिंग इट. Now, question number third is workers are becoming conscious of their rights and privileges. Therefore, it is prudent to appease the workers. Right? Is the philosophy of which theory of labor welfare? यहाँ पे appease करने की बात हो रही है. So, which theory is this? This is the placating theory. Why this is so? Placating theory में आपको पता है कि यहाँ पे aware थे. ठीक है, जो worker class है वो aware है अपने rights के बारे में. So, उस चीज को appease करने के लिए ताकि वहाँ पे industrial conflict ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके का chaos ना हो, उस चीज को रोकने के लिए industrial peace को obtain करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो placating theory में क्या करता है? बेसिकली वेलफेयर एक्टिविटीज करता है, वेलफेयर स्टेप लेता है, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग इट. दिस वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज प्लैकेटिंग थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस. ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के मैथ्स का कॉलम वाले. काफी क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं एग्जाम में जहां पे वो चीजों को इस तरीके से पूछ लेते हैं, राइट? सो यहां पे आप देख सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली अ थ्योरी गाइस. यहां पे ये थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी एंड यहां पे राइट. तो ये थ्योरी बेसिकली यहाँ पे फीचर है थ्योरी के, राइट? एंड ये थ्योरी एग्जैक्टली थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द लेबर वेलफेयर फिलोसफी इज मेंट फॉर गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ लेबर अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स. द लेबर वेलफेयर फिलोसफी एक्सपोजेस द कॉज ऑफ empathic consideration by the employer of employee well-being. The employer has to set out a portion of the profits for the benefit of the employees. Labor welfare is provided for pacifying the agitating working class. तो इसमें से कौन सा सही है, सही तरीके से किस थ्योरी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो लिस्ट 1 है वो लिस्ट 2 से मैच होता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये वाला. ठीक है, तो अगर हम बात करें ए का तो ए का यहाँ पे थर्ड है, दैट इज पोलिसिंग थ्योरी, राइट? यहाँ पे पोलिसिंग थ्योरी है, सॉरी हाँ, ए का थर्ड पोलिसिंग थ्योरी, देन बी का फोर्थ है. यहाँ पे अगर हम बात करें लेबर वेलफेयर फिलोसफी वाला तो इसका यहाँ पे फिलैंथ्रोपिक थ्योरी है, राइट? अगर हम बात करें सी का तो इसका 1 है, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग वाला ट्रस्टीशिप वाला आपको मालूम है. अगर हम बात करें डी का तो इसका 2 है, लेबर वेलफेयर इज प्रोवाइडेड फॉर पैसिफाइंग द एजिटेटिंग वर्किंग क्लास, दैट इज प्लैकेटिंग थ्योरी, राइट? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के, तो आपको इस टाइप से भी चीजें क्लियर होनी चाहिए. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइज. अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी एम्प्लॉय वेलफेयर इज एन इन्वेस्टमेंट दैट वुड मल्टीप्लाई and return to the employers in some other forms, right? तो कौन सी थ्योरी गाइस? ये है हमारी रिलीजियस थ्योरी, राइट? हमने डिस्कस किया था रिलीजियस थ्योरी में क्या होता है. बेसिकली जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो कंसेप्ट ऑफ कर्मा होता है, राइट? तो वहां पर ही क्या माना जाता है कि जो भी हम एक्टिविटी लेंगे उसको हम जो भी हम वेलफेयर स्टेप लेंगे उसे बेसिकली इन्वेस्टमेंट माना जाता है जो कि मल्टीप्लाई होकर एक अच्छे रिटर्न के फॉर्म में मैनेजमेंट के पास वापस आएगा, राइट गाइस? सो दिस इज द रिलीजियस थ्योरी.
सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप आपको समझ में आया कि थ्योरी कौन सी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से उन थ्योरी को आपको समझना, राइट। जैसे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, बस आपको उसे डिकोड करना होता है। आपको उसका क्रक्स अगर पता है तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व दैट, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर दिस सेशन। विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।